आज का टॉपिक है ऊर्जा अर्थात एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है और ब्रह्मांड की जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा की अवधारणा क्या है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है, तो इस दौरान अर्थात उस गतिक अवस्था के दौरान जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के दौरान उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। यहाँ पे एक शब्द आया है संचित। उसके कारण जो भी ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगी उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो देखिए, इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? हाफ एम भी स्क्वायर। अगला टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य है तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इस पर एक बल, और बल कैसा है? बल अचर यानी कांस्टेंट है और नियत है। ये बल कांस्टेंट है और नियत है, ये इस पर लग रहा है। तो इसी कारण क्या होगा? ये वस्तु में विस्थापन होगा और वस्तु विस्थापित होकर के माना इसमें s विस्थापन हो गया। बल लगा F और विस्थापन कितना हुआ? इसमें s हुआ, और बल और विस्थापन की दिशा एक समान है। तो यहाँ पर कार्य कुल कितना हो जाएगा? W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट S होता है। चूंकि दोनों की दिशा एक समान है तो ये हो जाएगा आपका Fs। अब यदि बल द्वारा वस्तु में A त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि बल के कारण क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। और इस समीकरण यदि इसको एक माना जाए, इस समीकरण यदि हम F की जगह एम ए लिखें तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। अब यदि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेगों के परिमाण क्रमशः u और v है, अर्थात प्रारंभ में इसका वेग, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है? s दूरी के पश्चात इसका वेग v है। क्योंकि बल लगा और बल के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ और वेग में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो हमने प्रारंभिक वेग को u ले रखा है और अंतिम वेग को v ले रखा है। तो गति के तृतीय समीकरण क्या है गति का? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से हम क्या करेंगे? as का मान ज्ञात करेंगे। as का मान क्या से ज्ञात करेंगे? 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब as का जो मान है, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या थी हमारी? W इज इक्वल टू एम इंटू ए एस। तो यहाँ पे as का मान रखना है हमको, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो कह सकते हैं W इज इक्वल टू हो जाएगा, m को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एम भी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर।
mv² mu² अपॉन 2। तो ये हमको एक समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखिए mv² क्या है, हाफ mv² क्या है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये अंतिम काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, और ये इनिशियल काइनेटिक प्रारंभिक है, और ये अंतिम गतिज ऊर्जा है। तो हम इसको लिख सकते हैं W = KF - KI, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और KF - KI को हम लिख सकते हैं डेल्टा K, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा K। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं W = डेल्टा K, W = डेल्टा K, अर्थात कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कार्य किसके बराबर हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। जितनी गतिज ऊर्जा में जितना हम कार्य करेंगे वो कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो हम कह सकते हैं कि किसी नियत बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने इससे पहले प्रूव किया है, और यही क्या है, कार्य ऊर्जा का कथन है।